की बजाय अपने कंप्यूटर में कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को भी अलाउ कर देता हूँ। इफ़ यू वांट टू record the stuff, you can easily record it. Allow recording, allow recording and allow recording. तो आप सबको अलाउ हो गया कि आप लोग भी इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब कंसर्न हमारा क्या होगा इस पूरे कोर्स को लेके, वो ये होगा कि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, आप लोग एक प्रोजेक्ट ही बना के दोगे, मोर लाइक अ लिटिल प्रोजेक्ट। अब उस लिटिल प्रोजेक्ट में होगा क्या, उसमें सिर्फ इतना सा काम ये होगा कि आप लोगों ने उस प्रोजेक्ट की मेकिंग के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो, और ताकि आप लोग जो है वो एट द एंड ऑफ द डे इजीली सर्टिफिकेशन ले लो। मेरी एक ये ट्राई होती है हर दफ़ा कोर्स में कि मैं आप लोगों को एक एक्सपीरियंस लेटर दे दूं जिसके थ्रू आप डिफरेंट जगह पे इजीली जॉब जो है वो ले सकते हो। अब उस सर्टिफिकेशन में ऐसा क्या होता है कि आपको वो बहुत इजीली जॉब मिल जाती है। उसमें कुछ एक्सपीरियंस स्केल लिखा होता है जिसमें आप लोग ने क्या किया है, क्या नहीं किया, किस तरह किया है, और उन प्रोजेक्ट्स के साथ साथ आपने क्या क्या चीज़ें बनाई थी, उसमें कुछ डिटेल मेंशन होती है। उससे होता ही है कि जब आप बाहर की मार्केट में कहीं पे भी जाते हैं तो लोग उस लेटर की बेस पे आप बहुत इजीली जॉब उसमें पिक कर लेते हैं। कुछ को जॉब मिल जाती है, कुछ लोग इंटर्नशिप वाली साइड पे चले जाते हैं। सो इट्स अप टू यू गाइस कि आप उसमें बाद में आप क्या करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली आज से, और ताकि हर जिन्होंने कोई स्टेप हेलो अगर फॉलो। हेलो हेलो हाँ जी, हेलो सर, सॉरी फॉर योर इंटरप्शन सर। मेरी एक्चुअली आज पहली क्लास है हाँ मैं इसी सर। वजह से। लास्ट जो हाँ हाँ, सर, सॉरी सॉरी सर। सर, जो लास्ट जो क्लास हुई थी तो उसके अंदर ये सैटरडे संडे ही क्लास हुई थी कि मतलब कि आपने खाली एक ही क्लास की अभी नहीं, लास्ट की? मैंने एक्चुअली 2 क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन जो आज मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, जैसे मुझे इन्फॉर्म किया गया था कि देयर आर 2 स्टूडेंट्स हु कैन ज्वाइन अस टुडे, तो मैं दोबारा अगेन वही स्टेप से दोबारा स्टार्ट करने लगा हूँ, जो स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर वर्किंग होती है। ठीक है, ओके सर, तो मतलब कि आप किक ऑफ से स्टार्ट कर रहे हैं? एग्जैक्टली। सो इट्स गोना ओके सर, स्टार्ट थैंक फ्रॉम यू द सर। जीरो। ठीक है, सर कुछ क्वेश्चन जी 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 शेरोज। आपने हमें 2.7 और 3.8 का कहा था कि पाइथन इंस्टॉल कर लें, तो सर अगर 3.8 इंस्टॉल कर लें तो ज़्यादा बेटर है। बेटर है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंस्टॉल नहीं करनी। एज आई टोल्ड यू कि मेरे पास भी डिफरेंट फ्रेमवर्क पड़े हुए हैं मेरे। प्रॉब्लम आपको जाके जनरेट जहाँ पे होनी है ना, अगर आप 3.8 करते तो आप इस फ्रेमवर्क को स्टार्ट में अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। ये जो हम फ्रेमवर्क जिसको हमने स्टार्ट करना है, आप इसको अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। उसकी रीज़न हमें कुछ एग्जैक्टली। सो शहरियार आप भी टेंशन ना लें, मैं स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट से ही स्टार्ट करने लगा हूँ। जो मे- सर एक और क्वेश्चन था। जी जी जी। पाइथन बेसिकली इंस्टॉल कर देंगे सारा कुछ, यानी क्या पाइथन भी इंस्टॉल कर लिया, हाँ हाँ, तो सर आप पे काम कर रहे थे, मैं हम ज़्यादातर स्टूडेंट सारे विंडोज़ पे आते हैं, सर आप विंडोज़ पे वो करवाते हैं ज़्यादा बेटर। विंडोज़ इसलिए आपने कोडिंग में पाइथन 3 लिख के आपको कोड रन कर, हमने खाली सिर्फ पाइथन लिखना है। तो सर बेसिकली मैं यानी स्टार्टिंग से मेरी फर्स्ट टाइम यानी कि पाइथन पे काम कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं वो आपको बताता हूँ। यानी इशू हाँ, आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ। आप लोग पाइथन ही लिखोगे, पाइथन 3। एक्चुअली मेरे पास इंटरप्रेटर क्या है, मैं आपको पहले अपने इंटरप्रेटर सिखा देता हूँ। मेरे पाइथन 3 लिखने की रीज़न मेरे इंटरप्रेटर्स हैं। मेरे इंटरप्रेटर्स इस टाइम पे मोर देन 72 हैं। हर इंटरप्रेटर डिफरेंट एक सेटिंग पे गया हुआ है। हर इंटरप्रेटर डिफरेंट सेटिंग्स को सपोर्ट करता है। ईच एंड एवरी इंटरप्रेटर सपोर्ट मी अ डिफरेंट सेटिंग्स। अगर मैं कोई भी अपना प्रोजेक्ट ओपन करूँ, मैं विंडोज़ इसके ऊपर एक वर्चुअल मशीन करके विंडोज़ पे भी आ जाऊंगा, लेकिन आपके स्टेप सारे वही रहेंगे। जैसे हम यहाँ पे स्टेप करते हैं वैसे ही वहीं पे स्टेप होंगे। इंटरप्रेटर्स जो मेरे पास इस टाइम पे हैं, इफ़ आई विल शो यू, वो मेरी हर प्रोजेक्ट की डिफरेंट सेटिंग्स के साथ पड़े हुए हैं।
और उन सेटिंग्स से वो जो इंटरप्रेटर्स मेरे पास हैं उनकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं। डिफरेंट सेटिंग्स होने के साथ साथ उनमें डिफरेंट मेरे पास टर्मिनल होते हैं। उन टर्मिनल से जो चीज़ें मैं इंस्टॉल करता हूँ दैट इज़ समथिंग एल्स। ये देखें, अगर आई विल शो यू, मेरे पास ये मेरे सारे इंटरप्रेटर्स हैं। 3.9 तक मेरे पास मेरे इंटरप्रेटर्स पड़े हुए हैं। अगर आप लोग पाइचार्म पे नहीं काम करना चाह रहे तो कोई इशू नहीं है, आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड पे कर लो। दैट विल टेक अ लिटिल मेमोरी एज वेल। और दूसरा विंडोज़ का और विजुअल स्टूडियो मैक का दोनों का सेम चलता है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मैंने पाइथन इंस्टॉल किया है, तो सर पाइथन किया सर वो, यानी कि ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया इसके अंदर। हाँ हाँ, वो ऑटोमेटिकली इसको पिक कर लेता है। अगर आप पाइचार्म ओके करते हो सर। ना, पाइचार्म पे वो जी सर। ऑटोमेटिकली पिक करता है। ठीक है, चाहे विजुअल स्टूडियो हो यस चाहे पाइचार्म हो, कुछ भी ये ऑटोमेटिकली पिक सर। करता जेंगो भी इंस्टॉल होगी सर, वो पिप इंस्टॉल जेंगो नहीं करना पड़ा सर। है। आपने उसका प्रोफेशनल वर्जन इंस्टॉल किया है पाइचार्म का? हसन, आपने प्रोफेशनल वर्जन इंस्टॉल किया था पाइचार्म का? चलो, अच्छा, स्टेप क्या होंगे मैं आपको पहले सर वो खुद मेरे सर वो बेसिकली जो भाई कह रहे हैं ना सर, वो तो हमको करना पड़ता है ट्रैक एंड डिजाइन इंस्टॉल करना। फ्री वो 30 डेज का सर वो है, वो इंस्टॉल किया था सर, हाँ मुझे दूसरा में एरर आ आइडिया, रहा हाँ मुझे आइडिया हो गया था कि आपने कम्युनिटी वर्जन नहीं किया होगा, आपने प्रोफेशनल वर्जन किया। हसन, उस प्रोफेशनल वर्जन में ना इशू आएंगे जब हम अभी ये वेबसाइट मेकिंग स्टार्ट करेंगे ना, जैसे आज मैं करने लगा हूँ पहले, तो वो आपको है। उसमें जी इशू सर। देगा, वो आपको उसमें इशू देगा अच्छा खासा। तो चलिए देखते हैं, जहाँ पे इशू ठीक आएगा मैं सर, फिर कम्युनिटी रिजॉल्व कर लें करवाऊँ। फिर। हाँ, कम्युनिटी करने में ज़्यादा बेटर है। अच्छा, चलें पाइथन ठीक है सर, अनइंस्टॉल कर देते हैं। python.org पे ठीक है जाके सर, ओके। आप लोगों ने पहले तो सिंपल करना है कि 2.7.17 विजुअल स्टूडियो कोड, अगर आपके में से किसी के पास है तो आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर सकते हैं। अगर PyCharm है so you can use easily PyCharm। so we have two interpreters which we can use easily, और उन दोनों इंटरप्रेटर्स में सेम चीज़ें चलेंगी। इसमें कोई वो उस चीज़ की बात नहीं है कि इस पे चीज़ें डिफरेंट चलेंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों इंटरप्रेटर्स में जो है वो सेम चीज़ें चलेंगी। एंड इसमें ना यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा 2.7। आई गो टू द डाउनलोड्स, 3.8 एंड 3.9 में क्या इशू है, वो भी स्टेबल नहीं है। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो बाकी दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंट होती है। इनमें वर्जन की स्टेबिलिटी मैटर करती है। वर्जन स्टेबिलिटी इसके अंदर जैसे अभी एस 2.7.18 है, सो दैट इज मच स्टेबल देन दिस वर्जन। उसकी रीज़न कि आस पास ही ये वर्जन निकल रहे हैं, लेकिन ये अभी तक 2.7.18 जो है ये स्टेबल है। जैसे यहाँ पे एंड ऑफ लाइफ लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि जब तक आपके पास ईच एंड एवरी पाइचार्म की पाइचार्म पाइथन है 2.7 जो है वो चलने वाला है। तो 2.7 इस वजह से मैंने कहा था। पाइथन या जो पाइचार्म है हमारे पास, ये इस वजह से है कि पाइचार्म इज़ अ इजी वे टू कम्युनिकेट और टू कनेक्ट विद द कम्युनिटी। अब जैसे पाइचार्म है 2020 है, इसमें आपके पास कम्युनिटी बहुत इजीली कनेक्ट हो जाती है। कम्युनिटी कनेक्ट होने से मतलब ये है कि यू कैन एक्सेस each and every file of yours, whatever you want, whatever you need, so it easily access each and everything. अब जैसे I'm going to start with the start। हम अभी जो चीज़ करेंगे that is request, Django and response। लेकिन उससे पहले हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। वो सारी चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद I'm going to create a new project। मेरा सिस्टम लिटिल बिट स्लो इस वजह से चल रहा है कि आई हैड वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन स्टफ और मशीन लर्निंग, तो ये थोड़ा सा आज ग्लिच करेगा। एनीवेज, सो इट्स गोना बी लाइक, मैं कोई ब्लॉग पोस्ट बनाने लगा हूँ, सो इट्स गोना बी लाइक ब्लॉग पोस्ट। अगेन मेरे पास ये है तो इट्स लाइक ओके। इन दोनों को चेक मार्क करना पड़ेगा। इन दोनों को चेक मार्क करने से मकसद ये होता है कि सारे पैकेजेस जो हमारे पास 2.7 में है, अगर आपको ये आइडिया है कि आपने कौन सा 2.7 सेलेक्ट करना है, सो यू कैन इजीली सेलेक्ट इट। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप अभी फ़िलहाल इसको कर लें 2.7.7 एंड
just need to create it. Blog that's post dot project, creating virtual environment. virtual environment को create करना important है. जैसे अभी यहाँ पे no interpreter आ रहा है, so we can select the interpreter whatever we need and whatever we want. हम यहाँ से इसको randomly भी select कर सकते हैं, यानी कि ये चलते चलते इसको बीच में इसे select कर लिया जाए, लेकिन जब तक इसकी अपडेट्स नहीं आ जाती हैं, अपडेटिंग इंडीज नहीं हो जाती, तब तक हम इनको कंप्लीटली होने देंगे. उसकी रीजन हमें इसमें कम्युनिटी वर्जन है, ये कम्युनिटी वर्जन है. अब ओके सर. जैसे अब यहाँ पे मेरे पास अभी कुछ नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग. अब मेरे पास यहाँ पे जो डिस्कवरिंग मॉड्यूल पैकेजेस ईच एंड एवरीथिंग अब हो रही है. इट मींस कि मैं पुराना ही कोई पैकेज अपना उठा लेता हूँ. सो इट गोना बी लाइक 21 जिसमें मेरे पास ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल होगी. सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा 21 पे कंप्लीट हो जाएगा. इंडेक्सिंग, अपडेटिंग, ईच एंड एवरीथिंग बस इसको होने देना, क्योंकि ये आपके वो इंटरप्रेटर्स को पिक करेगा जो आपको रिक्वायरमेंट होगी फॉर अ पाइथन. आपका अभी नया होगा बिल्कुल, तो आप लोगों ने उसको एज इट इज़ होने देना. बस इसकी अपडेशन का कम्प्लीटली वेट करना पड़ेगा हमें स्टार्ट में. वी नीड टू कम्प्लीटली वेट फॉर इट कि कब ये कंप्लीट होता है. तो उसकी रीज़न ये है कि बैक एंड के ऊपर व्हेन यू हैव टू गो बैक टू द बैक एंड. अब ये टूल यहाँ पे आएगा कैसे, मैं आपको इस टूल का भी बता देता हूँ. ये टूल यहाँ पे प्रोसेसिंग, सो ये प्रोसेसिंग के दरम्यान में हैंग होगा सिस्टम लिटिल बिट. ओके, पहले आपको टूल का बता दूँ ये टूल वहाँ तक आएगा कैसे. आप लोगों ने व्यू में आना है, अपीयरेंस पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे टूल बार पे अनचेक आ रहा होगा. सो आप टूल बार पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टूल बार आ जाएगी. हमारे ओके पास सर. ये बैकएंड होता है, बैकएंड के इंटरप्रेटर्स होते हैं. सो इंटरप्रेटर्स में यहाँ पे आपके पास सारी फाइल्स होंगी जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी या जिनकी रिक्वायरमेंट आपके पास आती है. क्योंकि जब भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट बनने के लिए आएगा, आपको रिक्वायरमेंट बताई जाएगी और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इन फाइल्स को इंस्टॉल करना होगा, जो मोर देन लाइक अच्छी खासी होती है. तो फ्रेमवर्क, फाउंडेशन एंड बहुत सी कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है. अगर आप प्लगइन्स की बात करें तो इसमें आपके पास ऑटोमेटिकली प्लगइन अपडेट्स आती रहती हैं कि व्हाट प्लगइन डू यू नीड एंड व्हाट प्लगइन डू यू नॉट. इंस्टॉल प्लगइन में अपडेट जैसे आ रहा है, ये ईच एंड एवरीथिंग आपको ऑटोमेटिकली ही मिलता रहेगा यहाँ पे कि व्हाट यू नीड. अभी हम इसको अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि इट विल टेक अ टाइम. और ये सर पाइथन ये को प्रेफरेंस में कहाँ से किए थे सर? कहाँ पे से प्रेफरेंस कहाँ से आया है, यानी कि ये देखो ये टूल आपने क्लिक किया था? व्यू में आए, व्यू में अपीयरेंस आएगी, अपीयरेंस में यहाँ पे टूल बार आ रही होगी. सो इस टूल बार को आप क्लिक कर लिया जी करना. टूल बार से ये वाला साइन आ जाएगा. सर. इस साइन को क्लिक करने के बाद आपके पास ओके सर. ये प्रोजेक्ट आ ओके जाएगा, प्रोजेक्ट ठीक. इंटरप्रेटर आ गया. सो यू हैव ऑल द वे ऑफ एवरीथिंग. बस अब जैसे इसके ये कंप्लीट होगी प्रोसेसिंग, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है. 2.7. नाउ टर्मिनल पे आएंगे. नाउ वी नीड टू वर्क ऑन द टर्मिनल. आप लोगों के पास टर्मिनल पे वही ऐसे ही कमांड चलेगी जैसे मैं यहाँ पे चलाऊंगा. तो पहले आपने इंस्टॉल करना है. पहले हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं. प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी बना ही हुआ, तो मैं यहाँ पे पहले चीज़ें इंस्टॉल करते हैं. पिप इंस्टॉल जेंगो, प्रेस एंटर करेंगे. जैसे मेरे पास जेंगो ऑलरेडी है तो वो मुझे कह देगा कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. देन मुझे करना पड़ेगा पिप इंस्टॉल रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क. अब यहाँ पे मुझे इसका एरर देगा. अभी सी, जब इस तरह का एरर आपके पास रिसीव हो तो आपने जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर लेना है ऐसे करके. तो आपके पास ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी. जैसे मेरे पास ये कम्प्लीटली इंस्टॉल है, मैं यहाँ पे क्लियर लिखूंगा. आप लोगों का वहाँ पे CLS चलता है विंडोज़ पे CLS चलेगा. बाकी सारी कमांड बिल्कुल सेम है. जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट. अब प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, मैं इस प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ ब्लॉग. प्रेस एंटर.
जब हम प्रेस एंटर करेंगे तो ये इस तरह की एक चीज़ अपीयर होगी और यहाँ पे हमारे पास ब्लॉग का एक प्रोजेक्ट बन चुका होगा। उसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसी सेटिंग्स हमें नज़र आ रही होंगी। अभी यहाँ पे हमें कोई डेटाबेस नज़र नहीं आ रहा, कोई डेटाबेस हमें नज़र नहीं आ रहा। इट मीन्स कि वी डोंट हैव एनी डेटाबेस टिल नाउ। अब हमने करना क्या है? नाउ वी नीड टू क्रिएट अ डेटाबेस। सो मैं पहले यहाँ पे इसके ब्लॉग के अंदर आ जाऊँगा, cd blog python 3 manage.py। अगर आप python 3 से इशू करते हैं तो मेरा python से भी चल जाएगा। सो python manage.py make migrations। लेकिन मेरा python 3 पे एरर जनरेट करता है उसका exe फाइल का, जो कि manage.py में लिखी गई है। सी मेरा इस फाइल का ये इशू क्रिएट कर देगा जो कि मेरे manage.py में है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी डिपेंड करती है। सो ये इस वजह से ये मेरा इशू क्रिएट करता है। तो मैं अगर इसको सिर्फ इतने से हिस्से को चेंज करता हूँ, 3 करता हूँ, तो मेरे ये इजीली मेक माइग्रेशंस चला देता है। नो माइग्रेशन टू डिटेक्ट। अगर मैं अब इसको बंद करके ओपन करता हूँ, सो आई हैव माय ओन डेटाबेस। लेकिन अभी इस डेटाबेस में मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये टोटली वेरी खाली डेटाबेस में से एक डेटाबेस है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, नीड टू क्रिएट, एक्चुअली अब मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए जिसमें मैं अपना काम कंप्लीट करवा सकूं या कर सकूं। सो व्हाट आई हैव टू मेक इट, मुझे चाहिए यहाँ पे जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप। नाउ एप्लीकेशन का नाम, मैं एप्लीकेशन का नाम जो है कोड ब्लॉक रख लेता हूँ। सो मेरे पास मेरी एक एप्लीकेशन कोड ब्लॉक के नाम से आ चुके हैं, जिसमें कुछ ऐसी सेटिंग्स मुझे नज़र आ रही होंगी। अभी हमने और कुछ नहीं करना, मैं अपने ब्लॉग में आता हूँ, ब्लॉग की सेटिंग्स में आता हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करनी है, मैं वो ऐड करता हूँ। जैसे मुझे पहले ऐड करना है रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क एप्स, सॉरी मैं इसकी apps.py में आऊँगा, कोड ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मेरा बनेगा कोड ब्लॉक डॉट एप्स डॉट कॉन्फ़िगरेशन। नाउ मैं यहाँ पे मेक माइग्रेशंस करूँगा वंस अगेन, तो चेक के मेरे पास कोई एरर आता है या नहीं आता। कोई एरर नहीं आया। सो नाउ आई एम गोइंग टू माइग्रेट इट। ये वो स्टेप है जो इनिशियली आपने हर दफ़ा करने होते हैं जब आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ये सारे वो स्टेप है जो आप परफॉर्म करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। नाउ इसको हम रन करके टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये चल रहा है हमारा प्रॉपरली या नहीं चल रहा। सो आई एम गोइंग टू रन सर्वर। सो जस्ट टू मेक श्योर कि ये हमारी वर्किंग ऑर्डर में है या नहीं है। सो इट्स इन द वर्किंग ऑर्डर, ये कम्प्लीटली वर्किंग ऑर्डर में है एंड यस इट्स वर्किंग। अब जब भी ये साइन शो हो जाए, इट मीन्स कि आपकी पाइथन जो है वो वर्क कर रहा है प्रॉपरली। सो I have to come back and stop it by control and C। अब मेरा काम स्टार्ट होता है प्रॉपर वेब मेकिंग के अंदर। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। तो पहले जिस चीज से मैं स्टार्ट करूंगा वो मेरा होगा एप्लीकेशन, दिस वन। बिफोर गोइंग टू एंटर इनटू एनीवेयर, मैं अपने मॉडल्स में जाके चीज़ों को ऐड अप करूंगा। मॉडल में ही क्यों? क्योंकि हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी है। एक्चुअली रिक्वेस्ट आती किसके पास है? मॉडल के पास। मॉडल व्यू को बताएगा, व्यू फिर टेम्पलेट से कोई चीज उठाएगा। यूआरएल मिडलवेयर फ्रेमवर्क के बाद में सेट होते रहेंगे। लेकिन जब भी पाइथन कभी किसी को रिक्वेस्ट भेजता है
तो वो हमेशा मॉडल से भेजता है। जी शहरियार, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ओके। जी नहीं सर, सर इसमें था कि सर जब भी कुछ चीज़ हमने एप्लीकेशन यानी कि उसको सेट करवाना, कुछ सेटिंग में जाकर उसको ऐड करना पड़ेगा। आप जैसे अभी सेटिंग्स, सर आपने हाँ सेटिंग्स में भी ऐड करवा सकते हो शेरोज, आप सेटिंग से भी ऐड करवा सकते हो, आप यहाँ से भी टर्मिनल से भी ऐड करवा सकते हो, किसी भी सेटिंग को आप दोनों जगह से ऐड कर सकते हो। यहाँ से ऐड कर सकते हो या टर्मिनल पे अगर आपको कमांड आती है तो आप कमांड से ऐड कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे दोनों चीज़ें देखेंगे कि टर्मिनल से हम किस तरह की चीज़ों को ऐड करते हैं और किस तरह हम चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। तो हम दोनों चीज़ें यहाँ पे देख रहे होंगे एक्चुअली। ठीक है, सर माइग्रेशन का काइंडली थोड़ा सा बता मैं दीजिए। माइग्रेशन का बता देता हूँ। माइग्रेट करके आप हाँ चलिए। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो या कहीं पे एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हो तो आपको माइग्रेशन करवानी पड़ती है। इसी तरह ही प्रोजेक्ट के अंदर होता है। हमने प्रोजेक्ट की जब कुछ सेटिंग्स में ऐड करते हैं कुछ चीज़ें, जैसे हमने कुछ सेटिंग में कुछ चीज़ें ऐड की हैं, तो वो सारी सेटिंग की जो चीज़ें ऐड होती हैं वो एक्चुअली माइग्रेशन करते हैं, तो वो सेटिंग में माइग्रेट होती है। माइग्रेट करने का मकसद ये होता है कि आपको कुछ ऑथेंटिकेशंस मिल जाती हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप मेक माइग्रेट या जब आप खाली माइग्रेट करते हैं तो आपको ये माइग्रेशन से ये कुछ पॉलिसीज मिलती हैं। ये पॉलिसीज क्या क्या है? एप्लीकेशन कंटेंट अथॉरिटी मिलती है, ये सारी ऑथेंटिकेशंस मिल जाती है कि आप अपने ब्राउज़र के परमिशन के अंदर जाके क्या क्या कुछ इसमें ऐड कर सकते हो, क्या क्या कुछ नहीं कर सकते। अब हम माइग्रेशन इस वजह से करते हैं कि आपके हर तरह से आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपकी कंपैटिबिलिटी में आ जाए। कैसे आ जाए? एक छोटा सा मॉडल लेके आपको बताता हूँ, उसकी ब्राउज़र की कंपैटिबिलिटी बनती कैसे है। हम मॉडल को उस तरह लिख लेते हैं, फिर बाद में अपने मॉडल को अपने तरीके से लिख लेंगे जैसे हमें चाहिए था। अब ये तो ऑटोमेटिकली एक लाइन लिखी हुई है। अब आप कहते हो कि आपको एक टाइम चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो, तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग ही कर लेता हूँ। इंपोर्ट टाइम जोन, ताकि जो मेरा टाइम है वही यहाँ पे कैलकुलेट हो जाए। अब टाइम जोन को कैलकुलेट करने के बाद मैं उसकी सपोर्ट के लिए जो अभी मैंने सारी चीज़ें लिखी उसमें ऑथेंटिकेशन की, वो मॉडल्स में मैं इंपोर्ट कर लूँगा। किसने लिखी है? जाहिर सी बात है, आई एम द यूज़र, तो मैं उसके यूज़र कंपैटिबिलिटी उसमें ऐड अप कर लूँगा। ऐड करने के बाद अब मुझे आइडिया नहीं है कि यूज़र इसको किस तरह काम करता है या किस तरह काम नहीं करता, तो मैं इस जेंगो को ये कहता हूँ कि कोई बात नहीं, अगर मुझे यूज़र का नहीं पता तो यूज़र, चलो अभी यूज़र के बाद में देखते हैं। अगर यूज़र को नहीं पता कि क्या चीज़ है तो उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग है वो उसमें से उठा लो। ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग उठाने से फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने कहीं और जगह पे जाके डिप्लॉय करना होगा कोई भी प्रोजेक्ट, तो आप इजीली उस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हो कहीं पे भी जाके। अब आपको पहले क्या चाहिए? ज़ाहिर सी बात है, वेबसाइट होती है या कोई भी चीज़ होती है तो आप उस पर पहले पोस्ट की कमांड बनाते हो। यू नीड अ कमांड फॉर पोस्ट। जी अमार, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, मैं ये कहना चाहूँ सर, ये जो आप इस पे काम कर रहे हैं सर, तो ये सॉफ्टवेयर पे जो काम कर रहे हैं सर, हाँ जी। इसको ये पाइथन है कि डीजेंगो इसको ये बोलेंगे सर? जरा मुझे क्लेरिफाई करेंगे, क्योंकि आज पहली क्लास में तो जरा सर थोड़ा मुश्किल हो रही है समझ। अ, अमार, ये जो सॉफ्टवेयर है ये पाइचाम है। पाइचाम पाइचाम सॉफ्टवेयर, है सर तो। पाइचाम, जी जी, जी 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 सर, बोले बोले। पाइचाम सॉफ्टवेयर का नाम है। हम इस पे कर क्या रहे हैं, हमने इस पे पाइथन इंस्टॉल जी किया। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद हमने उसमें जेंगो फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया। जेंगो का फ्रेमवर्क जी इंस्टॉल सर। करने के बाद अब जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ये जेंगो फ्रेमवर्क की प्रोग्रामिंग है। जी ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस है ये जी सर। पाइचाम है, इसमें हम दूसरी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। ओके सर। एक जेनेरिक सी क्लास बनाते हैं। जेनेरिक क्लास लाइक अगर आप किसी वेबसाइट के लिए तो पोस्ट वेबसाइट पे आप करते हो या किसी भी जगह पे पोस्ट, डेफिनेटली अब आपको ये नहीं पता कि यूजर ने पोस्ट करनी है, एडमिन ने पोस्ट करनी है या किसने पोस्ट करनी है। तो हम कहते हैं मॉडल को कि मॉडल्स खुद डिसाइड करो कि किसने पोस्ट की होगी। तो मॉडल से कहते हैं खुद ही अपने मॉडल्स उठाओ और वहां से देखो कि किसने क्या पोस्ट किया है। अब पहला, आपके वेबसाइट के ऊपर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, या पोस्ट में जब कोई चीज़ बंदा पोस्ट करता है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? टाइटल,
उस बंदे का कि उसने क्या पोस्ट किया, तो मैं यहाँ पे मॉडल्स को कह देता हूँ कि यू आर गोइंग टू हैव अ कैरेक्टर फील्ड। इन दैट कैरेक्टर फील्ड हम इसको मैक्सिमम लेंथ दे देते हैं, मैक्स अंडरस्कोर लेंथ, कि वो 100 तक इसमें कैरेक्टर्स को ऐड कर सकता है। तो टाइटल में हमारे पास मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स आ जाएंगे। अब यूजर ने कोई फाइल अपलोड करनी है तो फाइल की कैपेसिटी आ गई। सो अगेन मॉडल्स को कहते हो कि अच्छा हाँ ये फाइल फील्ड होगी, फाइल FILD फील्ड। इसमें क्या क्या कुछ हो सकता है। फाइल अगर वो अपलोड नहीं भी करना चाह रहा, नल भी है, तो ठीक है हम उसको अपलोड करने देते हैं। ठीक है, अगर उससे फाइल अपलोड नहीं भी करनी तो दैट्स ओके। फाइल अगर उसने ब्लैंक रखनी है तब भी ठीक है, हम उसको अलाउ कर देते हैं कि वो ब्लैंक फाइल भी रख सकता है। अगर आप उसको अलाउ नहीं करना चाहते कि वो ब्लैंक फाइल रखे, यहाँ पे आप फॉल्स यूज कर दें। अब फाइल ने अपलोड होना है, अपलोड टू किस नाम से अपलोड होगी, सो यू कैन इजीली हैव दैट नेम। आप उसका नाम फाइल्स रख लो ताकि अगले बंदे को आइडिया हो जाए कि व्हाट ही और शी वांट टू अपडेटेड ऑन दिस पार्ट। एंड उसका कंटेंट होगा कुछ, कंटेंट में वो क्या क्या कुछ अपलोड करेगा ये करेगी। सो मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड। अभी ये सारी चीज़ें आपको कहाँ नजर आएंगी, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये बैक एंड के ऊपर हम इसको क्या कह रहे हैं, क्योंकि फ्रंट एंड इसका लिखना बहुत ईजी होता है, असल सारा बैक एंड से फ्रंट एंड पे आना होता है। नाउ डेट, उसने कब पोस्ट किया कुछ, तो अगेन हम मॉडल्स से कहेंगे कि डेट टाइम फील्ड को चूज करो और उसमें से जो डेट आएगी डिफॉल्ट डिफॉल्ट को मैं कह देता हूँ कि टाइम जोन डॉट नाउ। अभी का जो टाइम होगा, जो जिस टाइम पे उसने पोस्ट की होगी उसको पिक कर लो। मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ऑथर, कि उस ब्लॉग को लिखने वाला ऑथर कौन है। सो इसको ना भी लाइक मॉडल्स डॉट फॉरेन की, क्योंकि जो ऑथर होगा वो कनेक्टेड होगा। सो इट्स गोना बी लाइक फॉरेन की, किससे कनेक्टेड होगा, यूजर प्रोफाइल से जो हमने यूजर लिया। ऑन अंडरस्कोर डिलीट, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई चीज डिलीट करनी है, इसका मतलब है कि वो यूजर जो डेटाबेस में है उसको पिक करो। मॉडल सॉरी मॉडल्स में से उसकी कैटेगरी उठाओ, दैट इज कैश, CADE, कैश कैट। कैश कैट का मतलब होता है कि ऑथर में जो भी चीजें लिखी गई हैं या लिखी जाती हैं उनको पिक कर लो। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमें चाहिए, हम रिटर्न क्या करवा रहे हैं इससे। मैं कहता हूँ मुझे डिफाइन चाहिए, मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ स्ट्रिंग का। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में स्ट्रिंग एरर आ रहे होते हैं। सो मैंने स्ट्रिंग को सेल्फ से कनेक्ट कर दिया है, रिटर्न कर दूंगा सेल्फ डॉट TITLE टाइटल इन डेटाबेस। कि अगर कोई चीज़ स्ट्रिंग में है, अगर वो कन्वर्टेबल नहीं है, मतलब कहने का कि अगर किसी ने अपने नाम के अंदर नंबर्स को भी यूज़ कर लिया है तो वो भी हमारे डेटाबेस का हिस्सा बन सकता है। अदरवाइज जो टेक्निकली टेक्नैलिटी होती है वो डेटाबेस का हिस्सा नहीं बनता नेम। सो यहाँ पे हम बना सकते हैं। मैं कुछ एक्सटेंशंस ले लेता हूँ कि अगर किसी को कोई एक्सटेंशंस रिक्वायर्ड हों सो दैट कैन इजीली इंपोर्ट द एक्सटेंशन एज वेल। सो यहाँ पे एक्सटेंशन किस चीज़ के लिए आ सकती है, नेम, अगर उसने कोई फाइल अपलोड करनी है एक्सटेंशन इज इक्वल्स टू, किस तरह पता लगेगा कि उसने कौन सी फाइल इंपोर्ट की है, तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कहूँगा कोई पाथ फाइंड आउट करो, पाथ में से ये फाइंड आउट करो कि उसने क्या चीज अप करनी थी, क्या चीज अप करनी थी। पिक करने के बाद उसको असाइन करो क्या, सेल्फ डॉट फाइल डॉट नेम। इससे फायदा क्या होगा, अगर आप फाइल किसी भी चीज से ढूंढते हैं, नाम से, उसके एड्रेस से या किसी भी चीज से, तो वो इजीली वहां से पिक कर लेगा। रिटर्न एक्सटेंशन,
अब आप में से कोई लोग कहते हैं नहीं, हमें तो फाइल इस तरह ढूंढनी ही नहीं है, हमें फाइल चाहिए उसकी यूआरएल के थ्रू। ये नेम से हो गई, ये उसको कंट्रोल एफ करने से हो गई। अब आप कहते हो नहीं मुझे तो फाइल ऐसे मिल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि वो यूआरएल के थ्रू आए। सो मैं कहता हूँ ओके ठीक है, गेट अंडरस्कोर एब्सोल्यूट यूआरएल, अंडरस्कोर यूआरएल। वो एब्सोल्यूट यूआरएल के पास जाएगा जो हमने खुद को ही डिफाइन करनी होगी। डिफाइन में हम क्या करेंगे, हम उसको रिटर्न कर देते हैं रिवर्स। रिवर्स का मतलब उसका ये नहीं है कि बैक चलना शुरू हो जाएगा। रिवर्स का मतलब होता है वो फाइंड आउट करेगा कि उसको कौन सी चीज रिक्वायर्ड है पाथ में से। सो पोस्ट उसको रिक्वायर्ड होगी, पोस्ट की डिटेल्स, और पोस्ट की डिटेल कहाँ पे पड़ी होंगी। मैं यहाँ पे एक पॉइंटर बना देता हूँ, पॉइंटर टाइप वेरिएबल। पॉइंटर टाइप के अंदर क्या चीज होगी, पॉइंटर टाइप में होगी उसकी एक प्राइमरी की। सो इट्स गोना बी लाइक प्राइमरी की सेल्फ डॉट प्राइमरी की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी हमने इसकी प्राइमरी की तो सेट कहीं पे की नहीं, तो हम प्राइमरी की फिर क्यों उठा रहे हैं। हम प्राइमरी की इस वजह से उठा रहे हैं, मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर देता हूँ। सपोज करें कि हम लोगों को कोई चीज़ नहीं मिलती, तो आई हैव टू गो टू द यूआरएल्स, इंपोर्ट कर लेता हूँ रिवर्स। अब मैंने ये इतनी चीज़ इंपोर्ट कर ली और यहाँ पे ये सारा कुछ आ गया। इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे पास ये आएगा, बिफोर मैं कुछ करूँ इसमें, मैं यहाँ पे कोड ब्लॉक में जाऊँगा एंड एक फाइल क्रिएट करूँगा, सिर्फ एक फाइल, इसमें चीज़ें ऐड नहीं करूँगा। यूआरएल्स, ये मेरे पास एक फाइल क्रिएट होगी। नाउ बिफोर गोइंग अबाउट, मैं यहाँ पे मेक माइग्रेशंस करूँगा। सी, अब जैसे यहाँ पे ये चीज़ एक एरर जनरेट करेगी। मेक माइग्रेशन से ये फ़ायदा होता है कि अगर आपको कोई एरर मिल रहा होता है, सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द एरर कि आपको एरर कहाँ पे मिला। अब जैसे हमें फॉरेन की में एरर मिला, इट मीन्स कि या तो इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है या ये वाकई उसको पिक नहीं कर रहा होगा। सो वी हैव टू गो हियर एंड मैं इधर ये एंड लगा के देखता हूँ। सो लेट्स सी मेक माइग्रेशन से अब क्या होता है। सी, मेक माइग्रेशन से अब ऑटोमेटिकली उसने चीज़ को पिक कर लिया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। सो इट मीन्स कि यहाँ पे मेरी एक स्पेलिंग मिस्टेक थी। सो मेरा एक मॉडल जो है वो क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, मुझे इसमें कोई चीज़ खुद से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं यूआरएल के एक पैटर्न अपनी तरफ से भी सेट कर सकता हूँ और मैं यूआरएल को बाद में भी सेट करवा सकता हूँ। सो इट्स अप टू अस कि हम क्या करना चाहते हैं या क्या करते हैं। सो हम क्या करते हैं, बिफोर मैं इसके पैटर्न्स को सेट करूँ यूआरएल के, मैं यहाँ पे एक सुपर यूज़र क्रिएट करता हूँ ताकि मैं अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकूँ। सो क्रिएट सुपर यूज़र। बिफोर दैट आई गेस मैं माइग्रेट करवा लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हमें फर्दर एरर पता लग जाएंगे अगर कोई है तो। सो माइग्रेट कर लिया, नाउ क्रिएट सुपर यूज़र करते हैं। और इस यूज़र का नाम नेटब्लॉग .com। सो हमारा सुपर यूज़र जो है वो क्रिएट हो चुका है। सो मैं इस सुपर यूज़र को टेस्ट कर लेता हूँ। इसको टेस्ट करने का तरीका, एडमिन में गए, नेटब्लॉग। सो दिस इज आवर सुपर यूज़र, ये हमारा सुपर यूज़र है जिसमें हमारे पास सारी चीज़ें ऐड हो चुकी है। अब बाकी सारा कुछ ये है बैक एंड के ऊपर। अब जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो हमें ये भी इस साइट पे लेके आ रहा है
बाद में जब हम इसकी अभी सेटिंग्स वगैरह सेट और करते हैं, तो हम जब हम इस पर क्लिक किया करेंगे तो हमें ये एक वेब यूआरएल पे लेके आया करेगा, जो वेब यूआरएल हम क्रिएट करेंगे। सो अगेन इसको क्लियर करता हूँ स्क्रीन को। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, व्यू। मुझे दिखाना क्या है यूज़र को, व्हाट शुड आई हैव टू शो टू द यूज़र। यूज़र को क्या दिखना चाहिए या क्या उसको नज़र आना चाहिए। सो हम छोटा सा व्यू क्रिएट करते हैं ताकि हम काम इजीली चला सकें। सो इसके आगे मैं ये कर लेता हूँ कि अगर मुझे कोई एरर आता है, गेट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर और अंडरस्कोर 404, या तो ऑब्जेक्ट पिक कर ले अगर एरर आया, या 404 का एरर शो कर दो। अब ये एरर शो किस तरह होगा, फ्रॉम django.http import http response। सिर्फ इतना से लिखने के बाद मैं इसका टेस्ट कर लेता हूँ कि वाकई हमें ये एरर देता है कि नहीं देता। उसके यूआरएल में आते हैं, from django-urls dot import path and from dot import views, क्योंकि अभी हमने views में कुछ नहीं बनाया, so I'm going to import the whole views। ओके, अगर अब आपको वॉइस क्लियर, जिसको वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो काइंडली बता सकते हैं। तो कि यहाँ से मेरे पास से वॉइस बिल्कुल क्लियर जा रही है। अगर कोई इशू होता है तो डू लेट मी नो, ताकि हम इसको फिक्स कर सकें दूसरे एंड पे भी। अच्छा, अभी हमारे पास कोई यूआरएल सेट नहीं है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू सेट अ जेनेरिक यूआरएल पैटर्न जिसमें what I'm going to do is just for set the path हमारे पास उस पाथ में अभी कुछ नहीं है, so empty views। व्यूज से सारा पाथ आ जाएगा, पाथ आ गया, उसके बाद व्यूज आ गए। नाउ व्यूज से हमने क्या चीज लेनी है, अभी हमारे पास कोई व्यू टेक्निकली नहीं है, सो मैं इसको यहाँ पे SEARCH सर्च कर देता हूँ, व्यूज डॉट सर्च। और यहाँ पे क्योंकि अभी हमारे पास कोई पैटर्न वगैरह या यूआरएल नहीं है, सो जेनेरिकली हम ये काम बहुत इजीली कर सकते हैं। अब इस चीज़ को सेट करने के लिए हम सिर्फ इस यूआरएल में आएंगे जो ऑलरेडी हमारा इसका पार्ट है। सो मैं इसके साथ कॉमा डाल के इंक्लूड लिख दूंगा, INCLUD इंक्लूड। स्पेलिंग का बस हमें इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि स्पेलिंग इज़ द ओनली वे। अगर ये गलत हो गए तो आपका पूरा प्रोजेक्ट रगड़ा जाता है और आपको आइडिया नहीं होता कि एक्चुअली किधर क्या एरर जनरेट हुआ होगा या हुआ हो सकता है। तो इस चीज़ का बस ध्यान ये रखना है कि जब कोई अगर एरर कोई जनरेट होता है तो जस्ट करेक्ट इट। सो अभी हमारे पास कोई पाथ नहीं है, सो इट्स गोना बी लाइक पाथ, कुछ पाथ नहीं है, जैसे वहाँ पे हमने एम्प्टी छोड़ा। इंक्लूड, हमारे पास है ये कोड ब्लॉग डॉट यूआरएल्स, क्योंकि अभी हमारे पास वहाँ पे कोई पाथ वगैरह नहीं था तो इसने हमने इसको ऐसे लिख दिया। मेक, खाली माइग्रेट कर देते हैं यहाँ पे। सी
यहाँ पे हमें इसने एरर जनरेट किया कि सर्च का कोई एट्रीब्यूट अवेलेबल नहीं है। जब हम सर्वर रन करेंगे सर्वर बहुत इजीली रन हो जाएगा, लेकिन अभी कोई सर्च का एट्रीब्यूट अवेलेबल नहीं है। सो मैं इसको यहाँ पे एम्प्टी ही कर देता हूँ। इसको करके देखते हैं कि ये चलता है या नहीं चलता। अगेन सर्च का कोई नहीं अवेलेबल, तो हम यहाँ पे स्टार बना देते हैं। इससे भी ट्राई करके देख लेते हैं। सी सो व्यूज डॉट, इसको ट्राई करके देखते हैं। दीज आर ऑल ट्राई। अगर अब ये पाथ नहीं चल रहा, सो वी डोंट इवन फोर्स इट टू रन इट। हम वैसे भी यूआरएल को रन करके देख सकते हैं माइग्रेशन में। तो हमने माइग्रेट कर दिया, इधर मेक माइग्रेशन, ओके एंड माइग्रेट, ओके नाउ रन सर्वर। अब हमारे पास कोई यूआरएल का कोई पैटर्न ओपन नहीं होगा। सी एडमिन है हमारे पास और दूसरा हमारे पास है कोड लॉग। ये हमारे पास ओपन नहीं होगा, कोई भी यूआरएल इसके ऊपर ओपन नहीं होगी क्योंकि इसकी हमने यूआरएल को प्रॉपर्ली सेट नहीं किया हुआ। सो मेजर टास्क इसकी यूआरएल को सेट करना, अब ताकि हम अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो रनिंग फॉर्म में देख सके। सो यूआरएल की अब सेटिंग्स की बारी है। हम यूआरएल्स को सेट करते हैं। यूआरएल कह सकते हैं, यूआरएल को सेट करना कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि इसकी सेटिंग में दूसरी चीज़ें ऐड कैसे करनी होती है, क्योंकि हर चीज़ इसकी एक प्रॉपर वे में चलती है। तो हम इसकी हर चीज़ को प्रॉपर वे के अंदर ही लेके चलेंगे। यूआरएल की सेटिंग अभी जो हमने काम किया है वो रिक्वेस्ट सेंड की थी, उसके रिस्पॉन्स में हमें जेंगो ने एक पेज अपना ओपन कर दिया। अब वो जेंगो का जो पेज ओपन हुआ था उसकी अपनी एक सेटिंग है। अब हम उन सेटिंग्स को इसमें ऐड अप करेंगे ताकि हम इस बात का पता लगा सकें कि वो सेटिंग प्रॉपर्ली इसमें ऐड हुई है या नहीं ऐड हुई। उन सेटिंग्स से क्या क्या चीज़ें किस तरह चलती हैं या उन सेटिंग्स को किस तरह किया जाता है, अब वो काम आएगा। सो वापस आते हैं पायचाम के ऊपर ही और बाकी इसकी सारी सेटिंग्स को ऐड करते हैं ताकि हम इजीली अपने स्टेटमेंट्स को देख सके कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। सो वर्किंग ऑफ स्टार्ट वर्किंग अगेन HTTP रिस्पॉन्स। इस रिस्पॉन्स के अगेंस्ट में मुझे कुछ रिक्वायर्ड होगा। मुझे जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी सो मैं उससे पिक कर लेता हूँ। मिक्सिन से मुझे क्या रिक्वायर्ड है, हमें क्या क्या चीज़ें इससे करवानी होती हैं। मैं इसको कहता हूँ कि मुझे इससे क्या चाहिए, मुझे लॉगिन चाहिए। लॉगिन रिक्वायर्ड मिक्सिन यूज़र पासेस टेस्ट मिक्सिन। मुझे ये दो चीज़ें इससे रिक्वायर्ड। अब इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा, जो हमारे पास ये लॉगिन रिक्वायरमेंट है, कभी भी कोई भी साइट जब लॉगिन करती है तो हमें उसकी एक एट्रीब्यूट्स का पता होता है, किसने किस टाइम पे जाके क्या लॉगिन करना है या किसने वेरीफाई करना होता है कि आपके पास यूज़र ऐड है या नहीं ऐड। इसने हमें ये बताना होता है जो यूज़र आपने ऐड किया हुआ है उसके पीछे डेटाबेस में कितनी ऑथेंटिकेशंस अवेलेबल हैं और डेटाबेस उसको अलाउ करता है या नहीं करता। पोस्टिंग के लिए एक जेनेरिक एक स्टफ है, वो जेनेरिक स्टफ वैसे तो डॉक्यूमेंटेशन में भी है, तो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन का ही बता देता हूँ। दैट्स द वे मच बेटर। Django post request
डॉक्यूमेंटेशन। ये मैं आपकी चैट में सेंड कर रहा हूँ। सो दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन जो आप को रीड करनी है कि हम इसमें क्या चीज़ कैसे करते हैं। तो आपने इसमें चीज़ रीड करनी है वो ये Django URL शॉर्ट फंक्शंस रेंडर जो हम यूज़ करने लगे हैं। हम यूज़ कर रहे हैं स्टेटस रेंडर और ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैसे की जाती हैं या इनको कैसे लिखा जाता है, व्यू कैसे करवाई जाती है HTML फाइल इसके अंदर, या जो फ्रंट एंड होता है वो इसमें कैसे व्यू होता है। तो ये दो पोर्शन होते हैं रेंडरिंग के, ये व्यू में लिखे जाते हैं या आप इसको व्यू की बजाय किसी में भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये जो रेंडरिंग प्रोसेसेस हैं ये व्यू के अंदर ही लिखे जाते हैं। सो बैक टू आवर पार्ट। व्यू में लिखने से फ़ायदा ये होता है कि आपने जो चीज़ व्यू करवानी होती है वो आप इजीली इससे व्यू करवा सकते हैं। हम जेनेरिक व्यू लिख लेते हैं, देन मैं आपको एक फॉर्मल व्यू भी बता दूंगा, फिर हम पहले हम जेनेरिक लिख लेते हैं फिर फॉर्मल लिख लेंगे। फ्रॉम Django मैं यूज़र इंपोर्ट कर लेता हूँ on prime dot auth dot models import user, जो हमने जैसे पहले किया था। सो फ्रॉम Django dot use dot generic, जैसे मैंने कहा कि हम जेनेरिक व्यू लिख लेते हैं, कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ चाहिए, एक वेबसाइट हो या कोई भी ब्लॉग हो या कुछ भी हो, हमें पहले क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, लिस्ट व्यू, उसकी कैटेगरी रिक्वायर्ड है। हमने एक लिस्ट व्यू बना लिया, एक कैटेगरी हमारे पास ये आ गई, एक मेरे पास आ गई डिटेल व्यू, मुझे डिटेल व्यू चाहिए, मैं क्रिएट करना चाहता हूँ व्यू, अगर मुझे वो चाहिए। अपडेट व्यू आ जाएगा मेरे पास कि अगर मुझे कोई चीज़ अपडेट करनी है, और लास्ट डिलीट व्यू इफ आई नीड टू डिलीट समथिंग। अब आप में से काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि इतना सारा कुछ होगा कैसे। तो सिंपल है, मैं इसको कहता हूँ जो मैंने मॉडल उठाया था, मॉडल अभी बनाया था, मॉडल्स इंपोर्ट, क्या करो उसमें से हमारे पास मॉडल किसका था, मैं मॉडल्स डॉट py में आऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास मॉडल था पोस्ट का, तो मैं यहाँ पे पोस्ट पोस्ट का एक मॉडल क्रिएट कर दूंगा। अब सबसे बड़ा इशू डेटाबेस इंजेक्शन, ये इशू होता है कि डेटाबेस इंजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। अगर कोई डेटाबेस इंजेक्ट करना चाहता है तो आप उसको ऑपरेटर के पास छोड़ दो, ऑपरेटर उसको खुद डील कर लेगा। अब आप में से कई लोग जो हैं सपोज करते हैं लेजी इन कोडिंग होते हैं, और यू कैन से नो आइडिया हाउ टू कोड। सो ये पॉसिबिलिटीज होती हैं कि sometimes you don't have any idea how to code and sometimes you don't even want to code। तो कोई इशू नहीं है, आप अगर मिस्टेक करते हैं या ऐसा कुछ भी आता है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। फ्रॉम Django डॉट URLs इंपोर्ट कर लेते हैं reverse underscore lazy। इसमें Django में सबसे मज़े की बात यह है पाइथन में कि आपके पास वो हेल्पिंग फाइल्स होती हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं, या आप जो करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपका कोड है वो आसान हो जाए, जिसकी वजह से आपकी जो कोडिंग मटेरियल है वो आसान हो जाए। सो फ्रॉम मटेरियल आसान हो जाए, सो मैं कहता हूँ कि मुझे सेटिस्फाइंग फाइल चाहिए कि जो मेरी प्रोजेक्ट को सेटिस्फाई कर सके।
आई सी फाइल्स वो सारी चाहिए जो कि मेरे व्यूअर्स को या व्यूज जो मेरी वेबसाइट देखेगा उसको सेटिस्फाई कर सके, सर्व कर सके, मतलब सर्वर पे अपलोड कर सके। अब सबसे बड़ा काम डेटाबेस। सो फ्रॉम django.db.models import क्यू। मैं खाली यहाँ पे क्यू फॉर द क्यूरी इंपोर्ट करूँगा, मुझे कंप्लीट वर्ड नहीं चाहिए। मैं हर जगह पे कंप्लीट वर्ड अगर लिखने लग गया, मेरा एक तो टाइम भी वेस्ट होगा, दूसरा मैं क्यूरीज में भी सारी इंपोर्ट ना भी कर पाऊँ। अब मुझे चीज़ क्रिएट करनी है, एक होम पेज, रिक्वेस्ट जाएगा होम पेज को, और उसमें क्या चीज़ शो होगी, कॉन्टेक्स्ट। आप अपनी मर्जी से जो भी शो करवाना चाहते हैं, सो वी कैन शो इट। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है पोस्ट, जो कि कहाँ से इंपोर्ट होके आएगी, पोस्ट से। उसके अंदर क्या चीज़ है, object ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, सारे पोस्ट वहाँ पे शो कर दो। रिटर्न हो जाएगी रेंडर, और रेंडर में क्या चीज़ जाएगी, रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट कहाँ जानी है, दिस इज अ पार्ट। रिक्वेस्ट कहाँ जानी है, वेयर टू, यहाँ पे HTML आएगा, HTML की फाइल आएगी एंड कॉन्टेक्स्ट। मैं एक छोटी सी एक और फाइल बना लेता हूँ, सॉरी एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसमें गेट फाइल, कोई इंफॉर्मेशन, अगेन रिक्वेस्ट सेंड होगी, रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, रिटर्न सर्व रिक्वेस्ट, जो हमने वहाँ पे ऐड किया था फाइल्स। फिलहाल हम दो फंक्शन बनाते हैं, दो फंक्शंस, बाद में हम देखेंगे फंक्शन किसमें कैसे ऐड करने हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट स्टेट, मैं एक यूआरएल भी सेट कर लेता हूँ, यूआरएल में सेट कर लेता हूँ, मुझे एक बनाना पड़ेगा फंक्शन, एक क्लास बनानी पड़ेगी। चलिए एक क्लास बना लेते हैं, फिर इसकी यूआरएल भी सेट कर देते हैं। ओके, पोस्ट लिस्ट व्यू, मॉडल कहाँ से उठाएगा, पोस्ट से, टेम्पलेट नेम, इधर HTML फाइल आएगी। सो मेरे अभी मॉडल में ये दो चीज़ें हैं। HTML फाइल्स कहाँ जाएंगी ताकि हम यहाँ पे HTML फाइल को ऐड कर सकें। जेनेरिक फिलहाल हम इंटरनेट से कोई भी एक HTML फाइल ले लेंगे ताकि हम अपनी यूआरएल्स को सेट कर सकें। तो टेक्निकली मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डायरेक्टरी। क्लिक किया, टेम्पलेट्स, कोड ब्लॉक एंड एंटर। कोड ब्लॉक के अंदर मुझे यहाँ पे चाहिए अब एक HTML फाइल, I need to create an HTML file with the name of about. This is about me.
इसको हम सेव कर लेते हैं फिलहाल टाइटल, और यहाँ पे बॉडी में मैं फिर पैराग्राफ दे देता हूँ फिलहाल। दिस इज द टेस्ट ऑफ द URL, और यहाँ पे हम एक H1 का भी टैग दे देते हैं। ओके, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम अपनी URLs में आते हैं, एंड बिफोर गोइंग टू URL मैं पहले आपको ये बता दूँ कि इसको व्यू के अंदर कैसे ऐड करेंगे। व्यूज़ में इसको कैसे ऐड किया जाता है, तो मैं आपको पहले वो बताता हूँ टेम्पलेट में कैसे हम इसको ऐड करेंगे। सो मेरे पास है ये कोड ब्लॉग डैश, यहाँ पे हमने क्या बनाया अभी कोड ब्लॉक के अंदर, about.html, हमारे पास ये आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी गोना ऐड द URL। अब जैसे ऊपर हमने URL ऐड करनी थी, यहाँ पे भी अगेन हम वही काम करेंगे, कोड ब्लॉग स्लैश about dot URL सॉरी HTML, ये दोनों चीजें हमने ऐड कर ली। जी शेरोज। सर रिटर्न रेंडर में क्या है जो हम कोड लोग अबाउट HTML ऐड कर रहे हैं? यहाँ पे रिटर्न रेंडर में, क्योंकि हमें ऑल पोस्ट चाहिए, हम होम पे है ना, जब हम होम के बटन पे क्लिक करें तो हमें सारा कुछ नजर आ जाए जो उस पेज के ऊपर पोस्ट हो चुका होगा, इस वजह से। अभी ये जैसे एक एग्जांपल है, अभी हमने इसको उस तरह टेस्ट नहीं किया जिस तरह हमने करना है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ताकि जब हम मेन पे इसको टेस्ट करने जाएंगे तो हम उसी तरह इसको टेस्ट करेंगे जैसे हमें इसकी टेस्टिंग रिक्वायर्ड होगी। ओके, अब जैसे हमने ये पाथ इसका बंद किया था पहले, आई एम गोइंग टू ओपन द पाथ। अब इस पाथ को ओपन करने से व्हाट आई नीड, मुझे यहाँ पे व्यूज चाहिए, तो लेकिन मुझे अब यहाँ पे कुछ और भी रिक्वायर्ड होगा। सो फ्रॉम डॉट व्यूज इंपोर्ट, क्या चीज़ मुझे इंपोर्ट करनी है, मैंने अभी क्या किया, पोस्ट लिस्ट व्यू, मैंने अभी इसको वहाँ पे पिक किया, तो मैं अभी इसी से ही काम चलाऊंगा। मुझे यहाँ से क्या चीज़ चाहिए, सो आई एम गोइंग डाउन, मैं यहाँ पे आऊँगा, इस सबको चेंज करूँगा। so, मेरा यहाँ पे है पोस्ट लिस्ट व्यू डॉट एज अंडरस्कोर व्यू, नेम आएगा विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोड ब्लॉग डैश होम या अबाउट, या आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, सो इट्स अप टू यू, whatever you want to write, just write it. Okay, so this is how we gonna get something out of nothing. मेरी अब मेन URL जिसमें मेरे पास कोड ब्लॉग डॉट URLs था, अब हम इसको टेस्ट करते हैं ये क्या आंसर करता है। मेक माइग्रेशंस, सी generic views dot generic, इधर ये जैसे मैंने कहा स्टार्ट में भी कि माइग्रेशन करने से हमें ये पता लग जाता है कि हम एक्चुअली एरर हमारे पास आया क्या है, या हम किस एरर में फॉल कर रहे हैं। GENERIC generic import, जैसे ये एरर है कैन नॉट, ओके डिलीट, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यू। ओके, सो लेट्स सी, मेक माइग्रेशंस,
again, list is not defined. List post list view. Okay. See another mistake. So this is our only way to get rid over the mistakes. List view. जब आप तेजी में टाइप कर रहे होते हैं तो पता नहीं लगता समटाइम कि एरर क्या जनरेट हो गया. So this is the only way to get rid of all the errors. So migrate. No migration to apply. Okay. Now we're going to create run server. Let's see. Oh, one thing more. Run server करने से भी हमें एक ये चीज़ तो शो हो गई. अब वो वाला पेज नहीं आया जो पेज आना चाहिए था. अब जैसे मैं अगर इसको एडमिन में जाता हूँ, मैं जैसे यहाँ पे अब इसको क्लिक करूँगा तो मुझे इस पेज पे ले आएगा. अगर हम कोई जेनेरिक URL उठाते हैं, school HTML, आप इस पे कुछ भी एकदम क्रिएट करके लेके भी आ सकते हैं. सो लेट्स सी, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ हाउ यू गोना हैव एवरीथिंग. For example, okay, yes, certificate. समरी मतलब इसमें वो नहीं है. Yes, that's चलिए हम कोई जेनेरिक सी एक चीज़ पिक कर लेते हैं. ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअली में ये काम कैसे कर रहा होता है सारा कुछ. GMR आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये w3schools.com वेबसाइट, सर इस पे क्या होता है? ये इस पे ना वेबसाइट पे इस पे हम जेनेरिकली ना किसी चीज़ के कोड वगैरह पिक कर सकते हैं. मतलब बने बनाए कोड होते हैं. इस पे हम अपनी एग्जांपल्स के लिए पिक कर सकते हैं. एक तो हम खुद लिखते हैं. खुद लिखने के अलावा हम इसमें से ना कुछ मेटा टैग्स होते हैं जो हम इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हमें अपना व्यू जो है अगर बहुत अच्छा भी दिखाना है व्यू, हम व्यू को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकें. जैसे अगर मैं अपने HTML रिस्पॉन्सिव कोड के अंदर अगर ये चीज़ ऐड करता हूँ, जैसे जस्ट ये वाली चीज़ ऐड किया है, मेरा तो सर्वर अभी रनिंग पे ही है और मैं अगर इसको यहाँ पे लाके रिफ्रेश करता हूँ तो इट विल शो मी नथिंग. वो जो चीज़ मेरे पास पहले आ रही थी वो जा चुकी है. होता ही है इस ट्यूटोरियल या इस जगह से कि हम अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. जैसे HTML कलर्स होते हैं, CSS हो गया, लिंक्स हो गए, इमेजेस हो गए. इन सारी चीज़ों के ना छोटे छोटे कोड बने होते हैं. जैसे अगर मैं इनको पिक करूँ, मैं इसको इस कोड में ऐड करता हूँ. तो क्योंकि ये एक जेनेरिक वे है HTML लिखने का, लेकिन रियल में हमारी HTML ऐसे नहीं लिखी जाएगी. अब जैसे ये आ गया कि बैकग्राउंड पे कलर सेट हो गया या ऐसे सेट हो गया. इसी तरह हम पूरे पूरे इंटरफेसेस यहाँ पे बना पा रहे होते हैं, या इंटरफेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारी जो वेबसाइट है या कोई भी पेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखना शुरू हो जाए. लाइक अगर बूटस्ट्रैप की बात की जाए, कंप्लीट बूटस्ट्रैप, माय फर्स्ट नेविगेशन बूटस्ट्रैप पेज कंप्लीटली एक वेबसाइट के ऊपर आप इस जगह पे, ये तो जेनेरिक तरीका है HTML को लिखने का. जब हम पाइथन के HTML लिखेंगे तो ये टोटल डिफरेंट वे में काम करेगी. ये इस तरह काम नहीं करेगी जैसे अभी ये कर रही है. ठीक है, अब मैं जैसे अब इसके बूटस्ट्रैप को पिक करता हूँ, जेनेरिक बूटस्ट्रैप है, होप्स सो कि इसी तरह ही काम करे जैसे आई विश ये करना चाहिए इसको. सी, जो चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर या CSS के कॉलम के अंदर कुछ, वो ऐड अप हो जाएगी विदाउट एनी हर्डल.
विदाउट एनीथिंग। अब जैसे मैं फर्स्ट पेज बूटस्ट्रैप का है, मैं अगर इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ, सेव किया, सी मेरा एक पूरा कंप्लीट पेज बन जाता है। लेकिन ये मेरे डेटाबेस के साथ इस तरह ऐड अप नहीं होगा जैसे मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो जो पाइथन की जो HTML लिखी जाती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ये वाला करवाने का मकसद ये था कि हम अपनी बैकएंड के ऊपर यूआरएल्स को कैसे सेट करते हैं, उन यूआरएल्स के साथ हम कैसे काम करते हैं, और जब हम काम कर रहे होते हैं तो एक्चुअली सारी चीज़ें मॉडल, अब मॉडल में जो चीज़ लिखी गई थी वो हम इस यूआरएल के साथ कैसे अटैच करेंगे। जैसे अब ये एक यूआरएल है, उस मॉडल में जो चीज़ लिखी, व्यू में जो चीज़ लिखी, उनको इसके साथ अटैच करने का टोटल तरीका ही डिफरेंट है। ये तो एक सिंपल HTML और एक बूटस्ट्रैप है जो आप इंटरनेट से कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके निकाल सकते हैं और कुछ भी इसके साथ ऐड अप किया जा सकता है। लेकिन असल में HTML को कैसे लिखते हैं, दैट इज अ बिट डिफरेंट पार्ट। वो डिफरेंट कैसे है, मैं उसका एक डेमो देता हूँ आपको कि हम इसकी HTML को लिखते कैसे हैं। अब जैसे about.html था, एक ये चीज़ हमने देख ली जो हम इंटरनेट से कॉपी कर सकते हैं। ओरिजिनली इसको लिखा कैसे जाता है, I'll show you। ये पाइथन में इसको कैसे लिखा जाता है। सो इट्स गोना बी एक्सटेंड्स, कहाँ से एक्सटेंड्स होगी, इट्स कोड ब्लॉक, BLOG ब्लॉक डॉट, इधर हम एक फाइल बनाएंगे बेस डॉट, इधर हमारे पास अभी कौन सी है, about.html, आगे क्या जाएगा। अगेन हमें इसमें क्या चीज़ शो करवानी है, तो इट्स गोना बी लाइक ब्लॉक कंटेंट। इस ब्लॉक कंटेंट में हमारे पास क्या है, H1 हेडिंग है, हेडिंग में क्या है, अब अबाउट अस है, अबाउट अस के बाद व्हाट एल्स वी हैव, अभी कुछ भी नहीं है, तो एंड ब्लॉग कंटेंट। अब ये फ्रंट एंड पे कैसे शो होगा, फ्रंट एंड पे ये कैसे शो होगा, लेट मी शो यू, क्योंकि अब तो HTML इसमें है ही कोई नहीं, तो हमने HTML ये कर दिया। फ्रंट एंड पे कैसे जाएगा, ये फ्रंट एंड पे 0 हो जाएगा। सी वी हैव एन एरर फ्रंट एंड के ऊपर, और ये एरर नहीं है क्योंकि जब हम इसको प्रॉपर्ली इसकी ब्लॉक पोस्टिंग और बाकी सारी चीज़ों को लिख लेंगे तो ये उस तरह बिहेव करेगा जैसे हमें इसकी रिक्वायरमेंट में ये चाहिए होगा। अभी इसमें जैसे पोस्टमार्टम है और बाकी सारी चीज़ें हैं, कोड एक्सटेंड्स और ये सारा कुछ, अगर मैं यहाँ से इसको हटा लेता हूँ, अगेन हमें पास यही स्टेम आ जाएगा अबाउट अस। अब उसने जाना कहाँ है, कहाँ नहीं जाना। अब जैसे हमने वहाँ पे पहले किसी और वे में लिखा तो अबाउट अस आ रहा था, अब हमने ब्लॉक कंटेंट एंड कंटेंट लिखा तो हमें कुछ और तरह तरीके से ये शो हो रहा है। अब इसके अंदर HTMLs को कैसे लिखा जाएगा या इन ब्लॉक कंटेंट के अंदर हम बाकी सारी चीज़ें कैसे ऐड करेंगे, सो ये वो पार्ट होगा जो हमने एक्चुअली ऐड करना है। अब जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ, extends कोड ब्लॉक, यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ base.html, उसके अंदर ये चीज़ आ गई और मैं इधर से फाइल क्रिएट कर लेते हैं HTML की, जिसका नाम है बेस रख देता हूँ। ओके एक्चुअली ये टेम्पलेट के पास आनी है, तो इट्स गोना बी लाइक अबाउट, ये बाहर आनी है। ओके मैं इसको ओपन करता हूँ, ओके ये ओपन है, मैं इधर कोई बूटस्ट्रैप वाली चीज़ पेस्ट कर देता हूँ। नाउ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास अगेन ये पेज डज नॉट एग्जिस्ट पे चला जाएगा। अब हालांकि इसके अंदर ये मेरे पास एक ऐड है, स्टफ ऐड है, लेकिन एक्सटेंड्स की वजह से
बेस डॉट HTML को अपना ब्लॉक कोड में से वो पार्ट नहीं मिल रहा जो एक्चुअली रिक्वायर्ड होता है। अगर मैं इसको खाली एक्सटेंड्स करके इस तरह कर दूं, लेट मी शो यू, तो मेरे पास ये वापस वो पेज ओपन हो जाएगा जो मुझे रिक्वायर्ड था। सो ये वो पार्ट होता है कि हमने अब इसमें अबाउट अस नहीं शो हो रहा, यहाँ पे इसकी हेडिंग में कहीं पे भी हमारे पास अबाउट अस अब नहीं आ रहा, कहीं पे भी अबाउट अस जो है वो लिखा हुआ नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये कि जब भी हमने कोई चीज़ परफॉर्म करनी होती है या करनी होती है तो हम उसको उसका सेकंड पार्ट कहीं और रखते हैं और बैक एंड इसका कहीं और लिखा जाता है। अब HTML का जो बैक एंड होगा वो इस तरह लिखा जाएगा और जो फ्रंट एंड होगा वो बेस डॉट HTML में रखा जाएगा। ये दो पोर्शन वो वाले पोर्शन होते हैं जिसमें आप काम कर रहे होते हैं और काम के साथ साथ आपको एक प्रॉपर चीज़ें भी रिक्वायर्ड होती हैं। अब जैसे रिक्वायरमेंट की अगर बात की जा रही है तो इसमें अब यूज़र कंट्रोल आएगा कि यूज़र इन सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल करता है, इन सारी चीज़ों को यूज़र कैसे कंट्रोल करता है। मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अब यूज़र के कंट्रोल के लिए मुझे क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, सो आई एम गोइंग टू डू python 3 manage.py start app user स्टार्ट ऐप यूजर। अब मैं जेंगो से इसकी हेल्प नहीं ले रहा, आपने देखा होगा मैं एडमिन से इसकी हेल्प नहीं ले रहा, मैं इसको मैनेजर को कह रहा हूँ कि मुझे यूजर चाहिए, सो मेक इट अ यूजर। हम इसको दूसरी तरह भी बना सकते हैं, हम एडमिन यूजर भी बना सकते हैं, बट वी डोंट इवन नीड एडमिन यूजर्स, वी नीड यूजर्स। It will take a little bit time and we are good to go. So यहाँ पे अब हमारे पास यूजर्स भी आ चुका है। हम HTML5 यूज़ करेंगे शेडोज इसमें, और डेफिनेटली हम सब टैग इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पाइथन की अपनी जब लिमिटेशन जो होंगी वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि पाइथन की ये लिमिटेशन हैं, तो वहाँ पे उन टैग्स को यूज़ नहीं किया जाएगा। हम यहाँ पे HTML5 को यूज़ करेंगे एंड CSS के लिए हम यहाँ पे अलग से एक ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग नहीं कह सकते इसको, एक फोल्डर कह सकते हैं। वो फोल्डर स्टैटिक के नाम से बनता है, लेट मी शो यू। कोड ब्लॉक में हम जब आएंगे तो यहाँ पे एक और फोल्डर बनेगा, डायरेक्टली कह रहे हैं, फोल्डर कह रहे हैं, इसका नाम हम STATIC स्टैटिक रखते हैं, हैश कोड ब्लॉग। यहाँ पे हम फाइलें ऐड करते हैं, जैसे मैं इधर ऐड कर देता हूँ main.css। अभी हमारे पास CSS कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ ऐड कर दी, और इसमें अब आपने इसका बैकग्राउंड सेट करना है, कुछ भी सेट करना है आप कर सकते हो। हाँ, अगर आपने कोई इसकी क्यूरीज वगैरह ऐड करनी है, जैसे JS क्यूरी होगी या कुछ भी क्यूरी होगी, तो वो भी हम इसी के स्टैटिक के ही इसके अंदर ऐड करेंगे, जैसे मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। तो इट्स गोना बी लाइक main.js as well। जैसे इससे आगे जाएंगे हम इसकी जो CSS है या इसकी जो भी चीज़ है वो इसको ऐड करते जाएंगे। हम ऐड इस तरह करेंगे ताकि हमारे जो बाकी फंक्शन है उनके साथ ये प्रॉपरली कनेक्ट रहे, तो ये साथ साथ हमारी चलती जाएगी। हम इसको अगर आप CSS डायरेक्ट भी ऐड करना चाहते हैं, सो यू हैव बेस टेम्पलेट, आप इसमें डायरेक्ट CSS ऐड कर दो, स्टाइल शीट ऐड कर दो, बूटस्ट्रैप की चीज़ें ऐड कर दो, क्यूरी ऐड कर दो। सो इट्स अप टू यू हाउ यू गोना मेक इट वर्क, लेकिन स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा ही चलता रहेगा सारा। स्ट्रक्चर देखने में डिफिकल्ट लगता है लेकिन एक्चुअली में है नहीं। अब यूजर्स,
ये यूज़र कौन है, या इस यूज़र का आपके किस पोर्शन से कितना लिंक है। मैं एक काम ये करता हूँ, बिफोर आई एम गोइंग इनटू द यूज़र, मैं कोड ब्लॉक में आता हूँ। कोड ब्लॉक में आए, एडमिन में आए, मैं एडमिन को कुछ राइट्स दे देता हूँ। एडमिन को राइट्स देने का फ़ायदा ये होगा, उसको मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि मुझे एडमिन को राइट्स देने का क्या फ़ायदा होगा। बिफोर आई एम गोइंग टू डू दैट, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे एडमिन में आते हैं। अभी सिर्फ हमारे पास ये दो चीज़ें नज़र आ रही हैं और तीसरा हमारे पास कुछ नहीं है। सो एडमिन को मैं राइट्स देने लगा हूँ कुछ। So from dot models import post admin dot site dot register या register, इसको रजिस्टर करो पोस्ट। ओके, इट्स अपडेटिंग एंड अपडेटिंग। पोस्ट में जो भी चीज़ अब हम लिखेंगे, कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं है अभी फिलहाल। अभी फ्रंट एंड भी हमने क्रिएट करना है। जैसे हमने पोस्ट में अभी 3-4 चीज़ें रखी थी। टाइटल, कोई फाइल अपलोड करनी है, उसका कॉन्टेंट लिखना है, डेट कब है, और ऑथर। जैसे नेट ब्लॉग मेरा पहला ऑथर है क्योंकि मैंने सुपर यूज़र बनाया था, सो यू कैन ऐड डिफरेंट ऑथर एज वेल। यूज़र नेम, पासवर्ड, आप कोई भी यूज़र इसमें यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। एडमिन साइट को राइट देने से फ़ायदा ये होता है, यू कैन हैव द एक्सेस ऑल दो इन बैकग्राउंड। जब ये फ्रंट एंड पे जाएगा तो ये फ्रंट एंड पे चीज़ें और तरह दिखा रहा होगा। जी शेरोज, एडमिन के अलावा कुछ यूजर को अगर ऑथराइजेशन देनी हो तो किस तरह देंगे? मतलब किसी यानी कि अपनी वेबसाइट पे कुछ यूजर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनको ऑथराइज देनी हो, जैसे हम एडमिन को इधर दे रहे हैं तो यूजर को ऐड करना है। नहीं, आप यूज़र को डिफरेंट चीज़ों को भी कर सकते हैं। सपोज करें आप एक यूज़र ऐड करते हो, आप उसको सारे राइट्स नहीं देना चाहते। मैं सपोज करता हूँ कि आप ही का नाम ऐड करता हूँ, मैं एक पासवर्ड इसको सेलेक्ट करता हूँ इसमें। मैंने एक पासवर्ड ऐड कर लिया। मैं यहाँ पे आपके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ, लाइक शेरोज ईमेल आईडी कोई ऐड नहीं करते। अब ये देखो, आप एक्टिव यूज़र हो, अगर मैं सिर्फ आपको एक्टिव की परमिशन देता हूँ, आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। मैं आपको स्टाफ स्टेटस देता हूँ, स्टाफ स्टेटस दे दिया आपको कि आप एडमिन साइट को या यूज़र साइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से मैं आपको राइट्स प्रोवाइड करूंगा कि आपको कौन कौन से मैं राइट देने हैं। सेशन ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ नहीं, आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ व्यू कर सकते हो। सो व्यू पोस्ट, मैंने ये आपको सिर्फ राइट दे दिया कि आप सिर्फ व्यू कर सकते हो बैक एंड पे। ओके, नाउ ऐड कब हुआ, ईच एंड एवरीथिंग, सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग। एंड अगर मैं अब इसको लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ, मुझे बस आपका यूज़र नेम याद रखना है। ओके, मैं लॉग आउट करता हूँ, लॉग इन किया। सी, यू कैन ईजिली सिर्फ व्यू कर सकते हो, आपके पास कोई पोस्ट करने की परमिशन नहीं है। यू डोंट हैव एनी अदर राइट टू डू एनीथिंग। आप व्यू साइट पे गए, वापस आप साइट पे आ गए, इसलिए यहाँ पे हम एडमिन का एक बना देंगे, बटन बना देंगे, एडमिन में जाना। अब आप सिर्फ यहाँ पे व्यू कर सकते हो कोड ब्लॉक में। यू डोंट हैव एनी परमिशन, एनी अदर परमिशन टू डू एनीथिंग एल्स। अब होता ये है कि जब हम इस तरह की वर्किंग कर रहे होते हैं, जैसे ये था नेट ब्लॉक था, मेरे पास यहाँ पे हर तरह की परमिशन है। मैं शेरोज को ऐड भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस एडमिन के अंदर सारी चीज़ों के राइट अवेलेबल हैं। नेट ब्लॉग में मेरे पास हर तरह का राइट अवेलेबल है।
मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, यूज़र के ग्रुप भी ऐड कर सकता हूँ, ऑथेंटिकेशन मॉडल्स डिफरेंट ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं मॉडल के पोस्ट कर सकता हूँ लाइक इंट्रोडक्शन टू बिग डाटा एंड साइंसेस, कोई पिक्चर अपलोड करनी है, सो आई हैव टू गो टू वर्ड्स ऑफ पिक्चर्स एंड डाउनलोड्स, तो वहाँ से पिक्चर अपलोड हो जाएगी। और ये पूरा सर्वर यहाँ से चल रहा होता है, तो इस वजह से इट विल स्लो डाउन। अब यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली, जैसे मैं पिक्चर अपलोड करूँगा, यहाँ पे अभी कोई फाइल नज़र नहीं आ रही। Let's see, I'm going to upload something, PPT, some like a picture. Okay, that's more sophisticated. Okay, मैंने ये picture ऐड कर दी. This is all about big data and it's working. Author netblog आ गया और save and continue editing. Okay. अब मैं ऑन द साइट जाता हूँ, व्यू ऑन द साइट। अब मेरे पास एडमिन ने तो वो बना दिया उसका यूआरएल, लेकिन मेरे पास अभी उस यूआरएल को एक्सेस करने का कोई पोर्शन नहीं है, तो इस वजह से उसने मुझे एरर जनरेट कर दिया क्योंकि पोस्ट नहीं है। अगर मैं अपने पोस्ट पे आता हूँ तो मेरे पास अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा भी अवेलेबल है। मैं डिलीट पोस्ट कर सकता हूँ, लेकिन इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा में गए तो मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, मैं इसको ऑन साइट पे भी देख सकता हूँ, लेकिन ऑन साइट अभी मेरे पास फ्रंट एंड कुछ है नहीं सिवाय इसके, तो मैं भी ऑन साइट पे डायरेक्ट उस जगह पे नहीं जा सकता जो एक्चुअली क्रिएट हो चुकी। डेटाबेस की अगर बात करते हैं तो ये डेटाबेस में गई कि नहीं गई। पॉइंट ऑफ कंसर्न्स जहाँ पे आते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे इसके पोर्शन होते हैं विच हेल्प यू टू गेन अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं ओपन डेटाबेस करता हूँ, मैं ओपन में आया, पाइचार्म के अपने प्रोजेक्ट्स में आऊँगा, पाइचार्म के प्रोजेक्ट्स में आए एंड ये हमारे पास प्रोजेक्ट है ब्लॉग डैश पोस्ट के नाम से। ये किधर गया, ये ब्लॉग, ये मेरी डेटाबेस है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। See, I have everything in our database. Sequence, authenticate users, इसमें उनके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, सुपर यूज़र है या नहीं है, कोड ब्लॉग पोस्ट जो भी हमने किया, ऑथर आईडी, इसकी फाइल टाइप, ईच एंड एवरीथिंग उसमें अवेलेबल है। इसको एडमिन में हमने कौन कौन सी चीज़ों को क्या क्या राइट दिया वो भी, सेशन इसका क्या है, सेशन एक्सपायर कब होगा, माइग्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हो जाती है। ऑथर को परमिशन कितनी है, ऑथेंटिकेशन परमिशन ग्रुप कितने हैं, ऑथेंटिकेशन ग्रुप कितने हैं, अभी कोई ग्रुप नहीं है, सो इस वजह से वी डोंट हैव एनी ग्रुप। ओके, अब जैसे हमने ब्लॉग पोस्ट पे गए थे, ब्लॉग पोस्ट को अगर मैं ओपन करता हूँ इसकी फाइल को, सो वी कैन इजीली हैव इट इन, जैसे इसने बता दिया फाइल की कैटेगरी क्या है, प्लॉटिंग, स्कीमा, ब्लॉग कंटेंट, फाइल टाइप, रिमोट, आइडेंटिटी अभी नहीं एक्सेस हो रही, ये फाइल टाइप है और ये इसका हमारे पास लॉग आ गया। ये वो सारी चीज़ें होती है बैकएंड के ऊपर जो आप इजीली इसके साथ देख सकते हो। ब्राउज डेटा में एडिटिंग प्रोग्राम्स, एक्सिक्यूट सीक्वल, कोई भी चीज़ आप यहाँ से डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो इट्स योर वे हाउ टू वर्क इट। इसी वजह से एसक्यूएल ब्राउजर को यूज़ किया जाता है और ये बैकएंड के ऊपर हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब जैसे ये आ गया फ्रंट स्टेटस में, डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाया करेंगे। तो एडमिन राइट्स और एडमिन यूजर्स को एक्सेस करने के डिफरेंट वेज होते हैं और इनको चलाने के भी डिफरेंट वेज रखे जाते हैं यहाँ पे। सो दिस इज हाउ वी गेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टू जेंगो। अब जो हमारा कल का काम होगा वो होगा यूआरएल के थ्रू व्यूज को कैसे लेके आएंगे और व्यूज को कैसे सेट करेंगे टेम्पलेट्स में, और टेम्पलेट्स को कैसे सेट किया जाएगा डेटाबेस में। डेफिनेटली कल जितना हो सकेगा हम उसको पिकअप करेंगे। आज आप लोगों के लिए टास्क ये है कि जितना काम हमने आज किया है, जितना कर लिया, अब
ये अभी वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ और आपको एडमिन से ये वीडियो सेंड भी हो जाएगी। इतना काम हमने कर लिया है आज का यहाँ तक। ये आप लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आप लोगों के पास शाम 7 बजे तक का टाइम है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये काम कंप्लीट हो गया है, क्योंकि मैं एक प्रोग्रेस रिपोर्ट साथ साथ बनाता हूँ। उससे ये होता है कि फिर जब आपको मैं अपनी तरफ से एक एक्सपीरियंस लेटर शो करता हूँ, इशू करता हूँ, तो उससे आपका फ़ायदा ये होता है कि आपको मार्केट में बहुत ईजीली जॉब मिल जाती है। मार्केट में जॉब कैसे मिलती है कि मार्केट में इंस्ट्रक्टर के सिग्नेचर्स एक्चुअली मैटर करते हैं कंपनी के साथ साथ। तो उससे फिर आपको एक एक्सपीरियंस लेटर इशू हो जाता है और वो आप इजीली मार्केट में दिखा के जॉब दे सकते हैं। सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं ताकि आप इजीली डाइजेस्ट कर सको। डाइजेस्ट मतलब कि आप इजीली यहाँ पे वर्किंग यहाँ तक करके, अब जैसे मैंने कहा कि फाइल अपलोड करेंगे तो फाइल आ जाएगी। सी ये हमारे पास एक फ़ाइल यहाँ पे आ चुकी है। ये फाइल ये इस तरह क्रिएट होती है। तो फाइल का फोल्डर बन जाएगा, फिर हम मीडिया अपलोड करेंगे तो मीडिया के फोल्डर्स बन जाएंगे। सो इट्स अप टू द कोडिंग मटेरियल कि हम इसमें कैसे क्या चीज़ें अपलोड करते हैं। तो ये वीडियो आपको कुछ देर तक अभी सेंड हो जाती है ताकि आप इस पर प्रॉपरली वर्कआउट कर सको। वर्कआउट करने के बाद आप मुझे शाम 7 बजे तक बताएं कि आपका कितना काम इस पर हो चुका है। ओके सर। ओके, कोई इशू नहीं है, आप लेट कर दो शिरोज, लेकिन डू इट वर्क इन अ क्विक वे। सो सी यू टुमारो।